कभी हम चलते हैं, कभी हवा चलती है, कभी पंखे चलते हैं, कभी कूलर चलते हैं, तो बहुत चीज तो चलती है। तो क्या सब में हम वॉक का यूज करें? क्या सभी चलने की जगह हम वॉक का यूज कर सकते हैं? क्या आप बोल सकते हो द विंड इज वॉकिंग, द फैन इज वॉकिंग? नहीं बोल सकते ना। इसीलिए चलने के लिए सिर्फ आप सोचोगे कि वॉक का यूज करें तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि इंसान जब चलता है तब हम वॉक का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब फैन चलता है, जब हवा चलती है, तो वहां पे आप वॉक का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट देखिए सेंटेंसेस हमारा हवा चल रही है। यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंसेस लिख रखी हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, जिन्हें हिंदी समझ में आती है वो हिंदी समझेंगे, जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती है, इंग्लिश समझ आती है, वो इंग्लिश समझेंगे। लेकिन हिंदी जिन्हें समझ आती है ना, तो उन्हें इंग्लिश भी समझना आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश भी समझो। ठीक है, तो हवा चल रही है, अगर आपको ऐसा बोलना हो तो आप ये नहीं बोलोगे द विंड इज वॉकिंग, आप क्या बोलोगे? द विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है। अब ये देखिए, मैंने बोला ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए इज है मार के साथ हमने वर्ब की लगा दिए हैं फोर्थ फॉर्म। तो हवा चल रही है, द विंड इज ब्लोइंग। नेक्स्ट देखिए, छुट्टियां चल रही है। अब यहाँ पर छुट्टियां चल रही है तो हम ये तो नहीं बोल सकते हैं हॉलीडेज आर वॉकिंग, ऐसे तो चल नहीं रही है, पैर से नहीं चल रही है। जो चीज, जो इंसान क्या होता है, अपने पैरों से चलते हैं, तो जो चीज अपने पैरों से चल रही है ना, तो वहां पे आप वॉक का यूज कर सकते हो। लेकिन छुट्टियों के लिए आप वॉक का यूज नहीं कर सकते हो। हालांकि इसकी जगह बहुत 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 अलग अलग वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो छुट्टियां चल रही है, आप सिंपली बोल सकते हो हॉलीडेज। ठीक है, छुट्टियां यानी कि हॉलीडेज आर गोइंग ऑन, हॉलीडेज आर गोइंग ऑन। अब देखिए, इसके लिए स्टूडेंट बहुत अलग अलग वर्ड का यूज करेंगे। कोई ऑन का यूज कर देगा, कोई ऑन गोइंग का यूज कर देगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग फटाफट मेरे साथ आंसर देते हुए चलिए। देखिए, अगर आपको सीखना है ना तो मेरे साथ लिखना पड़ेगा। आप ये सोचोगे सिर्फ वीडियो को देख लेंगे हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, तो आप लिखते हुए चलना। सारे सेंटेंसेस अलग अलग रहेंगे, सब में अलग अलग वर्ड का यूज करेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस बनाओ, जो वर्ड का आप सब सोच रहे हो, जो वर्ड का यूज करने का। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ऑन का यूज करें, हॉलीडेज आर ऑन बोले, तो भी वो सही है, हॉलीडेज आर ऑन भी सही है। ठीक है, या गोइंग ऑन का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सर्दियां चल रही है, तो कैसे बोलेंगे? फटाफट आपको मेरे साथ आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, सर्दियां चल रही है, क्या बोलेंगे हम? सर्दियों को क्या बोलते हैं? विंटर। आपको मेरे साथ जवाब देते हुए चलना है। ठीक है, हम बोलेंगे विंटर इज ऑन। सिंपल, वॉकिंग तो नहीं बोल सकते। गोइंग ऑन आप बोलोगे मैम विंटर इज गोइंग ऑन बोले, जी बिल्कुल बोल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑन की जगह क्या यूज कर सकते हैं? गोइंग ऑन का भी यूज कर सकते हैं, या सिंपली हम ऑन का भी यूज कर देंगे ना, चलेगा। अब विंटर की जगह आप समर इज ऑन कर सकते हो, गर्मियां चल रही है ना। एग्जाम चल रहे हैं, क्या बोलेंगे हम? अब देखिए, ऐसे सेंटेंसेस आपको हमेशा बोलने पड़ सकते हैं या नहीं, कि वहां क्या चल रहा है? भाई एग्जाम चल रहा है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे एग्जाम्स आर ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑन का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या गोइंग ऑन का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। ऑन गोइंग का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि तीन आपके पास वर्ड है, तीनों में से जो याद आते हैं वो भर दो। ठीक है, चलिए आगे और भी ऐसे थोड़े सेंटेंसेस है, जैसे कि कूलर चल रहा है। अब हम ये नहीं बोल सकते ना द कूलर इज वॉकिंग, नहीं, ना ही ऑन का यूज करेंगे, ना गोइंग ऑन का यूज करेंगे, ना ऑन गोइंग का यूज करेंगे। कूलर चल रहा है तो आपने कूलर चलते हुए देखा होगा। कूलर चलता है तो कूलर के जो अंदर की कूलर नहीं चलता है, ठीक है, कूलर के अंदर जो उसकी ब्लेड्स होती है ना, वो मूव करती है, वो चलती है। कूलर के पैर नहीं कि वो चलेंगे, उसके अंदर की ब्लेड्स चलती है। तो इसके लिए ब्लेड्स चलती है यानी कि वो मूव करती है। दैट्स वाई यहाँ पर मूविंग का यूज करेंगे। ठीक है जी, हम क्या बोलेंगे? द कूलर इज मूविंग, क्योंकि उसके अंदर की जो ब्लेड्स होती है वो मूव करती है। ठीक है, क्या चल रहा है? अब ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, हम पूछते हैं ना भाई क्या चल रहा है आजकल, तो क्या चल रहा है हम कैसे बोलेंगे? हम इसे बोल सकते हैं दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक तो हम सिंपली बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन,
व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। या तो सिंपली कोई ग्रामर रूल फॉलो मत करो, अपने स्पोकन के लिए आप यूज कर दो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप चलाने वाला व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप क्या चल रहा है, व्हाट्सएप। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई किसी का भी यूज कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट है हमारा फॉग चल रहा है। फॉग चल रहा है कैसे हम बोलेंगे, फॉग चल रहा है, यानी कि फॉग जो चल रहा है वो ट्रेंड में है। अब देखिए कई बार आपने यूट्यूब में आप रील्स वगैरह देखते हो या फिर एजुकेशन की वीडियोस देखते हो, तो कभी कभी कोई जो टॉपिक होती है वो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है और कभी कभी वही टॉपिक बिल्कुल डाउन में चली जाती है। जैसे मेरे चैनल पर प्रीपोजिशन आप देख सकते होंगे, जब भी मैं प्रीपोजिशन डालती हूँ वो काफी ऊपर जाता है, काफी वायरल होता है, लेकिन कभी कभी वो प्रीपोजिशन की वीडियोस डाउन भी हो जाती है। तो एक टाइम आता है, जैसे मान लो मेरी प्रीपोजिशन की वीडियो थोड़ी सी ग्रो हुई, अब अदर यूट्यूबर जो होंगे, अदर जो टीचर होंगे, उनकी भी प्रीपोजिशन की वीडियो ऊपर जा रही है। यानी कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि वो ट्रेंड में चलते हैं। रील्स में ही जैसे काफी बार ये जो एड फॉग चल रहा है, ये एड काफी पॉपुलर हुआ था, है ना, एक टाइम में काफी पॉपुलर हुआ था, अब तो बहुत कुछ हो गया है। तो ये ट्रेंड में चल रहा था, आप किसी से भी क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो ये ट्रेंड में चल रहा था, तो यहाँ पर वॉकिंग नहीं ट्रेंड का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को ऐसे बोल सकते हैं, फॉग इज इन ट्रेंड। इन ट्रेंड मतलब ये जो फॉग है ना वो ट्रेंड में चल रहा था एक टाइम में, तो क्या फॉग चल रहा है, यानी फॉग इज इन ट्रेंड। नेक्स्ट है टीवी चल रहा है। ये काफी इजी है, ये तो हम किसी को भी बोलते हैं। टीवी चल रहा है हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे टीवी इज टर्न्ड ऑन। टर्न्ड ऑन, टीवी इज टर्न्ड ऑन। वॉकिंग का यूज मत कर दीजिएगा, जो बिगिनर्स है, जो ये समझते हैं कि चलने को वॉक कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हर जगह हम वॉक का यूज नहीं कर सकते। तो टीवी इज टर्न्ड ऑन। ऑलराइट, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि चलिए तो ये सेंटेंसेस बना के बताइए, रेल चल रही है, इसे हम कैसे बोलेंगे, रेल चल रही है, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम, ये तो काफी इजी है, सारे स्टूडेंट से बता सकते हैं। देखिए रेल चल रही है यानी कि रेल क्या हो रही है, चल रही है, यानी कि रन कर रही है ना। क्या ट्रेन इज वॉकिंग कभी आप बोले हो, नहीं, रन कर रही है, तो रनिंग का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ये सेंटेंस को, द ट्रेन इज रनिंग। द ट्रेन इज रनिंग मतलब जो ट्रेन है वो चल रही है, रन कर रही है, द ट्रेन इज रनिंग। नेक्स्ट है, क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो। अब ये तो काफी इजी है, ये मैं नहीं बताने वाली हूं, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट में बताना। फिलहाल तो अभी चैट सेक्शन ऑन है, यहाँ पे आप लोग जवाब दे सकते हो, लेकिन चैट सेक्शन जैसे ही क्लोज होंगे तो कमेंट सेक्शन ऑन होगा, और वहां पे इसका आंसर जरूर देना, क्योंकि फिलहाल मैं अभी चैट सेक्शन ऑन कर ले रही हूँ, लेकिन मैं कमेंट पढ़ने पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैं पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कमेंट पढ़ के सिर्फ वीडियो को लेंथी बनाया जा सकता है, बार बार मैं कमेंट पढ़ूंगी, बार बार सेंटेंसेस फ्रेम करूंगी, काफी वीडियो लेंथी बन जाएगा, इसलिए डायरेक्ट अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आप लोग फिलहाल आंसर के सेंस में सिर्फ वॉक का यूज नहीं कर सकते, डिफरेंट वर्ड है हमारे पास, उसका यूज करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जरा भी अच्छी लग रही है ना गाइज, बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ही कम लाइक आप लोग करते हो। इतनी लाइक में कंजूसी क्यों, मैं पढ़ाई में कंजूसी कर रही हूँ क्या, मैं तो आप लोगों को प्रॉपर वर्ड बता रही हूँ, प्रॉपर आप लोगों के लिए वीडियो रोज लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों की इतनी कंजूसी क्यों। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड इज बनाना। केला वाला बनाना नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है, बनाना यानी कि किसी चीज को बनाना। तो उसके लिए हमने सीखा है मेक का यूज करेंगे, बनाने के सेंस में मेक का यूज करेंगे। तो क्या हर जगह मेक का यूज करते, नहीं, हम हर जगह डिफरेंट वर्ड का यूज करेंगे, बस एक जगह हम मेक का यूज करेंगे, बाकी जगह डिफरेंट वर्ड का यूज करेंगे। अब आप सीखो कैसे कैसे वर्ड यहाँ पर आते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है हमारा, खाना बन रहा है। अब चलिए बनाइए ये सेंटेंस। अगर कोई स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं तो सोचिए आपकी हालत बहुत खराब है इंग्लिश में,
इससे आसान सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा, इसलिए फटाफट बनाइए। खाना बन रहा है, लेकिन एक चीज मेरा ध्यान रखिए, आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा होगा तो आप ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे, खाना बन रहा है यानी कि खाना कौन बना रहा है, इसका जिक्र मैंने नहीं किया, दैट्स वाई ये पैसिव सेंटेंस है। यानी कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा या फिर 100% पूरी चांस है कि इसमें सारे सेंटेंसेस आपको पैसिव के मिलेंगे, सारे सेंटेंसेस पैसिव के मिलेंगे, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है। खाना बन रहा है, कौन बना रहा है ये बात नहीं हो रही है। फटाफट जवाब दीजिए। फूड इज बीइंग कुक्ड, देखिए यहाँ पर तो मैंने लिख रखा है फूड इज बीइंग कुक्ड, तो ये क्या है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, जहां पर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप मुझे बना के बताइए, केक बन रहा है। आप एक बार मेक का यूज कर सकते हो, दोबारा नहीं, सिर्फ एक बार। तो चलिए केक में ही यूज करते हैं। केक बन रहा है हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे केक इज, ये भी पैसिव वॉइस है, केक इज बीइंग मेड। अब देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस केक कौन बना रहा है, मैंने बताया क्या, नहीं, मैंने सिंपल इतना बोला केक बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पूल बन रहा होगा, कैसे बोलेंगे, पूल बन रहा। आप मेक का यूज बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना है मेक का यूज, ठीक है। आप बिल्ड का यूज कर सकते हो, पूल बन रहा है यानी कि बिल्ड, निर्माण हो रहा है ना। तो पूल बन रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पूल को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लाईओवर हम बोल सकते हैं। आप बोलोगे मैम ब्रिज नहीं बोल सकते, जी बिल्कुल बोल सकते हो। हम बोलेंगे अ फ्लाईओवर बीइंग बिल्ट, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, अ फ्लाईओवर बीइंग बिल्ट यानी कि पुल बन रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर विल होगा, ठीक है। अ फ्लाईओवर, ये सेंटेंसेस एक्चुअली पैसिव, फ्यूचर के पैसिव में बहुत ही कम बनते हैं, तो हम ये सेंटेंसेस को पैसिव से हटाकर, इस सेंटेंस को फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट में भर देते हैं, ठीक है। बहुत ही कम यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता है पैसिव, फ्यूचर का पैसिव ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुल बन रहा है कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, अ फ्लाईओवर इज बीइंग बिल्ट, यानी कि फिलहाल अभी बन रहा है, कौन बना रहा है इसकी बात हमने नहीं की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऊंची बिल्डिंग बन रही थी, पास्ट की बात करें, ऊंची बिल्डिंग बन रही थी, कैसे बोलेंगे, ऊंची बिल्डिंग, अ हाई राइज बिल्डिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अ हाई राइज, अ हाई राइज बिल्डिंग मतलब ऊंची बिल्डिंग। आगे आप बनाइए, कंस्ट्रक्ट का यूज कर सकते हो ना, बनाने के सेंस में कंस्ट्रक्टेड का भी यूज कर सकते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में ना। अ हाई राइज बिल्डिंग वॉज पास्ट है ना, तो इसलिए वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड यानी कि यहाँ कंस्ट्रक्ट का मतलब भी बनाना, निर्माण करना, ठीक है। तो ऊंची बिल्डिंग बन रही थी, अ हाई राइज बिल्डिंग वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट है हर साल लाखों फोन बनेंगे, जी बिल्कुल। तो हम ये सेंटेंस को बनाए हैं, मिलियन ऑफ मोबाइल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड एवरी ईयर। अभी देखिए ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, लेकिन फ्यूचर सिंपल का है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। फ्यूचर सिंपल का जब पैसिव हम बनाते हैं तो उसमें विल के साथ बी लग जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। मिलियन ऑफ मोबाइल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड एवरी ईयर। लेकिन याद रखिएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव कभी नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर सिंपल का पैसिव बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बन जाएगा, लेकिन फ्यूचर के दो टेंसेस के पैसिव नहीं बनते, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है क्लास के लिए पेपर बन चुके हैं, क्लास के लिए पेपर बन चुके हैं, इसे हम कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे बताइए, फटाफट जवाब दीजिए आप सभी लोग। क्लास के लिए पेपर बन चुका है,
ये भी पैसिव है, कौन बनाया है इसकी बात हमने नहीं किया, यानी कि ये भी हमारा पैसिव सेंटेंसेस है। हम ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे अ पेपर हैज बीन, अ पेपर हैज बीन प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, फॉर द क्लास। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस चुका है, चुकी है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट था। प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाते तो प्रेजेंट परफेक्ट में बिन लग जाता है, पैसिव में बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ पेपर हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास। एक यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है, कैन का यूज करेंगे, लेकिन ये पैसिव है ना, कैन का पैसिव है तो कैन के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो एक यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है, यहाँ भी बनाने के लिए अलग वर्ड का यूज करेंगे। यूट्यूब चैनल जब आप बनाते हो यानी कि आप उसे क्रिएट करते हो, तो क्रिएट की थर्ड फॉर्म क्रिएटेड का यूज करेंगे। हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा अ यूट्यूब चैनल, a YouTube channel can be created, a YouTube channel can be created, यानी कि एक YouTube चैनल बनाया जा सकता है और YouTube चैनल can be created। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस 2025 में नए नोट बनेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बनेंगे ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बस सेंटेंसेस सीरियसली मत ले लीजिएगा। 2025 में नए नोट बनेंगे, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे न्यू नोट्स, न्यू नोट्स। ये भी हमारा फ्यूचर सिंपल है, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो विल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। तो न्यू नोट्स विल बी। अब आप बताइए 2025 में नए नोट बनेंगे तो क्या मेक का यूज करें, नहीं, प्रिंट होंगे ना, नोट है तो प्रिंट होंगे, तो प्रिंटेड का यूज कर देते हैं। विल बी प्रिंटेड, प्रिंटेड इन 2025। तो हमारा सेंटेंस हो गया न्यू नोट्स विल बी प्रिंटेड इन 2025। ओके, नेक्स्ट सीरियसली मत ले लीजिएगा। नेक्स्ट है तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। ये बताइए, बहुत आसान है, ये तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। अब ये देखिए, सबसे पहले आपने किसी को एडवाइस दिया कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं ना, तो शुड के साथ बी का यूज होते हैं, लेकिन ये पैसिव नहीं है कि थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ये स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए तो हम सिंपली से क्या बोलेंगे, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ, सॉरी बी यहाँ पे यूज करेंगे, यू शुड बी अ डॉक्टर। अब ये सेंटेंसेस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ शुड बी आना बड़ा मजेदार का ये वर्ड है, शुड बी, यानी कि जब हम किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि उसकी अवस्था, जैसे बोलना हो एन आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट के आगे आपको एन का यूज करना, बिकॉज आर्टिस्ट आपका वॉवल्स है, ठीक है। तो यू शुड बी एन आर्टिस्ट, तुम्हें एक आर्टिस्ट होना चाहिए। ओके, तो जब भी आप किसी की पोजीशन, किसी की अवस्था को बताओगे तो शुड बी का यूज करोगे नाउन प्रोनाउन के साथ, इनमें कोई एक्शन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है उसने पुरानी कार नए में बना दी, उसने पुरानी कार नई बना दी, यानी कि उस चीज को चेंज कर दिया, पुराना कार को नया बना दिया, यानी कि पुराना कार को चेंज करके नया कर दिया, यानी कि यहाँ पर बनाने के सेंस में चेंज का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हम बोलेंगे, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो चेंज का सेकेंड फॉर्म चेंज्ड का यूज करेंगे। ही चेंज्ड एन ओल्ड कार, ओल्ड कार into, एक मिनट, into न्यू। उसने पुरानी कार को नए में बदल दी, यानी कि चेंज कर दी। He changed an old car into new। नेक्स्ट है मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो, इसे क्या बोलेंगे, Don't be stupid, don't be stupid। मूर्ख मत बनो, don't be stupid, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए बनाने के लिए छोड़ दे रही हूं, ताकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, कमेंट सेक्शन में। अभी आप मेरे साथ जो फिलहाल मैं सेंटेंसेस बना रही हूँ वो आप अभी बनाओ, और जो होमवर्क है वो कमेंट सेक्शन में आप देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम इतने स्वार्थी क्यों बन रहे हो, ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाने के लिए कौन कौन से वर्ड का यूज कर लिया आप लोगों ने देख लिया। अब कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में जाते हैं, यानी कि कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर में चलते हैं, ठीक है।
चलिए, जैसे कि फर्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है, इट्स टू बैड दैट। इट्स टू बैड दैट का मतलब ये बहुत बुरा हुआ कि। अब ऐसे सेंटेंसेस किसी को सिंपैथी देते हैं, किसी को सहानुभूति देते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ये बहुत बुरा हुआ कि तुम हार गए। अब मान लो कोई एग्जाम में फेल हो गया, तो अब आप फर्स्ट आ गए, ठीक है, आप टॉप आ गए और आपका फ्रेंड फेल हो गया। अब आपका मन में आपको खुशी है कि भाई मैं फर्स्ट हो गई, खुशी है, लेकिन अपना फ्रेंड के सामने जाकर आप उसे सिंपैथी दे रहे हैं, ये बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। अब बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि किसी के जले में नमक छिड़कने की, मीन्स वो फेल हो गया, इससे आपको खुशी है, लेकिन फिर भी आप उसके सामने जाके ये टोंट दे रहे हो कि बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए, ठीक है। तो ये बहुत बुरा हुआ, इसके लिए आप बोल सकते हो इट्स टू बैड दैट। जैसे कि ये बहुत बुरा हुआ कि उसने उसे धोखा दिया, ये बहुत बुरा हुआ कि उसने उसे धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट शी चीटेड हिम, ठीक है, इट्स टू बैड दैट शी चीटेड हिम। ये बहुत बुरा हो कि उसने उसे धोखा दिया। अब मेरे साथ आपको बनाने हैं, ये याद रखने हैं, ये बहुत बुरा हुआ, इट्स टू बैड दैट। जैसे कि यह बहुत बुरा हुआ कि तुम हार गए। अब मैच हार गया, उसको सिंपैथी दे रहे हैं, तो ये बहुत बुरा हुआ, इसके लिए हम बोलेंगे इट्स टू बैड दैट। बैड दैट, ये बहुत बुरा, इट्स टू बैड दैट तुम हार गए, यू लॉस्ट। यू लॉस्ट, ये बहुत बुरा हुआ कि तुम हार गए, इट्स टू बैड दैट यू लॉस्ट। नेक्स्ट है, यह बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। यह बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए, तो ये बहुत बुरा हुआ, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आप मेरे साथ बनाइए, ठीक है। फालतू में रील्स देखते हो, उतना टाइम स्क्रॉल करते हुए जाते हो, उतना टाइम वेस्ट होता है या नहीं, तो आप मेरे साथ बना लो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आप कुछ नया सीख भी जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत बुरा हुआ कि, इसके लिए हम बोलेंगे इट्स टू बैड दैट। इट्स टू बैड दैट, ये बहुत बुरा हुआ कि इट्स टू बैड दैट तुम फेल हो गए। क्या बोलेंगे, कौन सा टेंस है, पहले ये बताइए तो, तुम फेल हो गए, ये कौन सा टेंस है। आप लोगों ने ग्रामर सीखा है, मैंने 60 डेज अभी हाल में मैंने 60 डेज ग्रामर रूल का कोर्स करवाया था, जहां पे मैंने आप लोगों को बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स में आप लोगों के लिए लेकर आई थी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सारे टॉपिक्स मैंने लेकर आई थी। तो ये तो सेंटेंस समझ में आ रहा है, तुम फेल हो गए, यानी कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। हम क्या बोलेंगे, यू फेल्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट्स टू बैड दैट यू फेल्ड। नेक्स्ट है, यह बहुत बुरा हुआ कि वह गुजर गया। यह बहुत बुरा हुआ कि वह गुजर गया, ये सेंटेंस बाद में, अभी नहीं, अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आप इसका आंसर बाद में कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप लिखने जाओगे ना, तो सेकेंड स्ट्रक्चर पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इन व्हाट वे। इन व्हाट वे का मतलब आप याद रख लीजिए, तरीका, रास्ता, ठीक है, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो इन व्हाट वे, किस तरह से या किस तरीके से। जैसे कि मान लो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है, अब आप मेरा फ्रेंड आकर मुझसे पूछ रहा, तो मैं किस तरीके से तुम्हारी मान लो आपको हेल्प की जरूरत है, ठीक है, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको हेल्प की जरूरत है। अब मैं आपसे आके पूछ रही हूँ कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। ग्रामर सिखाऊं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाऊं, वोकैबुलरी सिखाऊं, या क्या सिखाऊं, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ, किस तरह से या किस तरीके से, इन व्हाट वे। ओके, जैसे कि किस तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है, तो किस तरीके से, इन व्हाट वे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसका एक प्रॉपर वर्ड देखिए, इन व्हाट वे, मान लीजिए ये आपका WH वर्ड्स हो गया। उसके बाद WH फैमिली वर्ड्स के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मॉडल्स हम लोगों ने कैन का यूज कर दिया, तो वर्ड के बाद मतलब WH फैमिली वर्ड्स के बाद डायरेक्ट आपको मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये मत कीजिएगा कि इन व्हाट वे आई कैन हेल्प यू, ऐसे नहीं, इन व्हाट वे कैन आई हेल्प यू, पहले हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट,
ठीक है। जैसे कि चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बना के देखते हैं। किस तरीके से मैं अपनी इंग्लिश को सुधार सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी इंग्लिश को सुधार सकता हूँ, किस तरीके से, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, किस तरीके से, इन व्हाट वे मैं अपनी इंग्लिश को सुधार सकता हूं। तो पहले क्या लगा है, सब्जेक्ट ना हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब ना, सकता हूं, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। कैन आई इम्प्रूव, कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, माई इंग्लिश, किस तरीके से मैं अपनी इंग्लिश को सुधार सकता हूं। इन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा। किस तरीके से मैं अपनी इंग्लिश को सुधार सकता हूँ, इन व्हाट वे कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस तरीके से मैं तुमसे मिल सकता हूँ, किस तरीके से मैं तुमसे मिल सकता हूँ, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, किस तरीके से, इन व्हाट वे मैं तुमसे मिल सकता हूँ। कैन आई मीट यू, मीट यू, किस तरीके से मैं तुमसे मिल सकता हूं, इन व्हाट वे कैन आई मीट यू। ओके, नेक्स्ट है, किस तरीके से तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस तरीके से तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर, इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, चैट सेक्शन में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों का लाइक बिल्कुल कम आया है, बिल्कुल कम। क्या आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही, क्या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं आया? अगर आप वीडियो को देखने आए हो, सीखने आओ, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको सिखाऊंगी, लेकिन आप मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो जरूर कर सकती हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्या, बिल्कुल सही समय पर, ठीक है, बिल्कुल सही समय पर यानी कि इन द निक ऑफ टाइम, यहाँ पर इन दैट टाइम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसी समय पर, बिल्कुल सही समय पर, इन द निक ऑफ टाइम, जैसे कि बिल्कुल सही समय पर आए हो, बिल्कुल सही समय पर तुमने कहा, बिल्कुल सही समय पर वहां जाना, तो बिल्कुल सही समय पर, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल सही समय पर आए हो। यू हैव कम, आए हो यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, तो यू हैव कम, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यू हैव कम इन द निक ऑफ टाइम, यू हैव कम इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर तुमने खाना खाया, ठीक है, बिल्कुल सही समय पर तुमने खाना खाया है। यू हैव ईटन द फूड इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल सही समय पर तुम यहाँ आए हो, ये सेंटेंस, बिल्कुल सही समय पर तुम वहां जाना, ठीक है, तो यू गो देयर इन द निक ऑफ टाइम। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, बस सही समय पर उसने मुझे बताया, मतलब कोई बात था, उसने बिल्कुल सही समय पर बता दिया, लेट से बताते ना तो प्रॉब्लम हो जाता, तो बिल्कुल सही समय पर उसने मुझे बताया। तो हम बताएंगे, हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, सबसे पहले आपको लास्ट वाले सेंटेंस को फ्रेम करने हैं, उसने मुझे बताया, तो ही हैज, अब ये आप मान लीजिए ये आपका पास्ट का सेंटेंस, बिल्कुल सही समय पर उसने मुझे बताया, पास्ट का है तो आप यहाँ पर हैज का यूज नहीं करोगे, ये आपके बोलने पे डिपेंड करते हैं। मैं सेंटेंसेस क्या लिखी हूँ डजंट मैटर, ये आपके बोलने पे डिपेंड करते हैं। अगर यही सेंटेंस अगर आपका पास्ट का रहा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, लेकिन यही सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का रहा तो आप हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। तो मान लेते हैं ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, बिल्कुल सही समय पर उसने मुझे बताया, पास्ट में बताया, तो हम बोलेंगे ही टोल्ड मी, he told me in the nick of time, in the nick of time, बिल्कुल सही समय पर उसने मुझे बताया, he told me in the nick of time, बिल्कुल सही समय पर तुमने उसे बुलाया, ये भी मान लेते पास्ट का है, ठीक है, बिल्कुल सही समय पर तुमने उसे बुलाया, तो हम बोलेंगे you called him, you called him in the nick of time, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल सही समय पर तुमने उसे बुलाया, यू कॉल्ड हिम इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है। रूल्स पता होना चाहिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए जिसके जरिए आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन आसानी से कर पाओ, किसी से भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओ।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सारे हम लोगों ने डे 1 में कंप्लीट किए थे, ये सारे हम लोगों ने डे 1 में कंप्लीट किए थे। बट एक मिनट, तो हम लोगों ने इतने डे 1 में हम लोगों ने ये सारी चीजें डे 1 में कंप्लीट कर लिए थे, और ये कुछ छूट गया था डे 1 में, ये सारे छूट गए थे, तो आज के इस वीडियो में ये सारे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर्स आज के डे 2 में हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज अ डिफरेंट मैटर। दैट इज अ डिफरेंट मैटर का मतलब होता है वो बात अलग है। देखिए यहाँ पर जो दैट इज आपको दिख रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करके आप दैट्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम दैट इज को दैट्स भी बोल सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। दैट्स अ डिफरेंट मैटर मतलब वो बात अलग है। जैसे वो बात अलग है कि मैं कुछ नहीं कहता। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आप बोलते हो ना कि वो बात अलग है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता, वो बात अलग है जब मैं वहां जाया करता था। दैट्स का यूज कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहता, आई डोंट से एनीथिंग। आई डोंट से एनीथिंग जैसे आपने ग्रामर रूल्स को पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही आपको कवर करना है, ठीक है। बस आपको याद रखने हैं वो बात अलग है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर यूज करने हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। नेक्स्ट है वो बात अलग है कि हम चुप थे, मतलब वो बात अलग है कि हम उस टाइम चुप थे। आप ऐसा कहना चाहते हो तो आप बोलोगे दैट्स। आप दैट इज भी बोल सकते हो या दैट्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हम बोलेंगे दैट्स अ डिफरेंट मैटर। दैट्स अ डिफरेंट मैटर मतलब वो बात अलग है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। हम चुप थे यानी कि वी आर क्वाइट, वी आर क्वाइट, ठीक है। वो बात अलग है कि हम चुप थे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वी आर क्वाइट। नेक्स्ट है वो बात अलग है कि वो मुझे भूल गई। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इससे क्या होगी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनमें एक सेंटेंस पहले से लिखा हुआ है, 2 सेंटेंसेस हम साथ में फ्रेम करेंगे और एक सेंटेंसेस आप लोगों के होमवर्क के लिए रहेंगे, ताकि आप अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और लास्ट में जब ये चैट सेक्शन ऑफ हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन ऑन होगा, वहां पे आपको इन सभी के आंसर देने हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन हर स्लाइड में मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। तो जैसे है वो बात अलग है कि वो मुझे भूल गई, फटाफट आप लोगों को इसके जवाब देने, ठीक है। ये बात तो वो बात अलग है, इसके लिए आप सिंपली स्ट्रक्चर का यूज करोगे, दैट्स द डिफरेंट। वो मुझे भूल गई, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, भूलने को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेट, उसका सेकंड फॉर्म फॉरगॉट का यूज करना है, ठीक है। तो वो बात अलग है, इसके लिए हम बोलेंगे, एक मिनट, उसके लिए हम बोलेंगे दैट्स अ डिफरेंट मैटर। दैट्स या दैट इज भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो वही यूज करना, ठीक है। दैट इज भी बोल सकते हो या दैट्स भी बोल सकते हो। दैट्स अ डिफरेंट मैटर मतलब वो बात अलग है, वह मुझे भूल गई। वह किसी गर्ल की बात करे, भूल गई यानी कि गर्ल की बात करे, तो हम क्या यूज करेंगे, हम शी का यूज करेंगे, और फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट का यूज करेंगे। शी फॉरगॉट मी, वह मुझे भूल गई, शी फॉरगॉट मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो आप लोगों के होमवर्क के लिए रहेंगे, वो बात अलग है मैं उस दिन चुप था। तो सबसे पहले आपको यूज करने वो बात लोगों को मिल जाएंगे स्ट्रक्चर्स जो मैंने डे 1 में करवाया था, जो डे 2 में करवा लोगों को मिल जाएंगे स्ट्रक्चर्स जो मैंने डे 1 में करवाया था, जो डे 2 में करवा रही हूँ, सभी का स्लाइड आपको एक ही पीडीएफ में मिल रही हूँ, सभी का स्लाइड आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, ओके। तो सेकेंड है हमारा इन माई प्रेजेंस, जिसे बोलते हैं मेरे होते हुए। जैसे मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरे होते हुए तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे होते हुए इन माई प्रेजेंस, यहाँ पर इन माई प्रेजेंस, यहाँ पर मेरे है तो माई बोले, उसके रहता बॉय की बात करते तो हिज का यूज करते, गर्ल की बात करते तो हर का यूज करते, हमारे बोलते तो आवर का यूज करते, उनके बोलते तो देयर का यूज करते, ठीक है। तो ये माई जो है आपका वो चेंज हो सकता है, ठीक है, पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है मेरे होते हुए वो यहाँ नहीं आ सकता, जैसे कोई डर रहा है कि तुम मत जाओ वो यहाँ आ जाएगा, तो आप बोल रहे हो कि मेरे होते हुए वो यहाँ नहीं आ सकता है, तो हम बोलेंगे इन माई प्रेजेंस ही कैन नॉट कम हियर। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कांट, ठीक है। इन माई प्रेजेंस ही कांट कम हियर, वो यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। 2 तरीके से बना सकते हो, या तो आप बोल सकते हो ही कांट डू एनीथिंग, या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हो ही कैन डू नथिंग, ही कैन डू नथिंग। ये मैंने आप लोगों को हैज ऐप की वीडियो में कवर करवाया था,
आप दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकती हो। कांट डू एनीथिंग बोल सकते हो, या फिर यहाँ जो नॉट हमने यूज किया ना, नॉट प्लस एनीथिंग मिला के हम लोगों ने नथिंग का यूज कर दिया, इसीलिए कैन के साथ नॉट यूज नहीं हुआ है। ही कैन डू नथिंग, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो वो यूज करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे होते हुए वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे होते हुए वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मेरे होते हुए हम क्या बोलेंगे, इन माई प्रेजेंस। इन माई प्रेजेंस, यहाँ पर मेरे है तो माई का यूज किए, अगर हमारे रहता तो माई को रिप्लेस कर अवर का यूज कर देते। ठीक है, वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ भी सकता है, यानी कि आप बोलोगे मैम यहाँ पर है का तो यूज नहीं हुआ, तो पता कैसे चल रहा है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। हम यहाँ पर कुड का भी तो यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस मेरे होते हुए कुछ नहीं कर सकता, यानी कि आप प्रेजेंट में ये बात उससे बोल रहे हो प्रेजेंट में कि तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यह प्रेजेंट की बात कर रहे हो, भले है आया है या नहीं, लेकिन ये बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो ये हमारा कैन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हम बोलेंगे इन माई प्रेजेंस, वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। ही कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। एक मिनट, रॉन्ग। तो यहाँ भी जैसे हम लोगों ने नॉट और एनीथिंग को मिलाकर नथिंग का यूज किया ना, यहाँ भी आप ऐसे बोल सकते थे ही कैन डू नथिंग रॉन्ग, ऐसे भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं लिख के बता दे रही हूँ। ठीक है, ही कैन डू नथिंग। नॉट और एनीथिंग को मिलाकर हम नथिंग का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम बोल देंगे रॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इन माई प्रेजेंस ही कैन डू एनीथिंग रॉन्ग, या फिर इन माई प्रेजेंस ही कैन डू नथिंग रॉन्ग। तो जिसमें आप बोलने में जिसमें फ्लुएंसी आ रही है ना, वो सेंटेंसेस आप यूज करें। तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये सेंटेंस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है, जिनमें स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होते ही है, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। सपोज्ड टू प्लस V1, उम्मीद की जाती है। अब देखिए क्या होता है ना, सपोज्ड टू को यहाँ पर स्टूडेंट चाहिए का सेंस निकालते हैं। ठीक है, जैसे शुड का मतलब चाहिए होता है ना, एडवाइस या सजेशन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही सपोज्ड टू का भी यूज बहुत सारे स्टूडेंट चाहिए यानी कि एडवाइस या सजेशन के लिए करते हैं। लेकिन क्या गलत है सपोज्ड टू? क्या चाहिए के सेंस में हम सपोज्ड टू का यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज्ड टू का एक अलग मीनिंग होता है चाहिए, और एक मीनिंग होता है उम्मीद की जाती है। मैं आपको दोनों तरह से समझाती हूँ। जैसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप यहाँ फोन का इस्तेमाल ना करें, या फिर सिंपली आप ये सेंटेंसेस इस तरीके से भी बोल सकते हो कि आपको यहाँ फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, या तो आप चाहिए का सेंस निकाल सकते हो या उम्मीद की जाती है, दोनों सेंस निकालोगे तो भी आप सपोज्ड टू का यूज कर सकते हो। जनरली चाहिए का सेंस आता है तो हम वहां शुड का यूज करते हैं, क्योंकि वो हमें ज्यादा याद आते हैं, वो भी सही है। लेकिन अगर आप सपोज्ड टू को, अगर आपका माइंड में आता है कि चाहिए के सेंस में हम सपोज्ड टू यूज कर दे, तो आप कर सकते हो। या तो सपोज्ड टू का एक अलग मीनिंग होता है उम्मीद की जाती है, किसी से कोई चीज उम्मीद की जाती है। जैसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप यहाँ फोन का इस्तेमाल ना करें, तो आपसे यानी कि यू। और याद रखिएगा ये जो सपोज्ड टू है ना, ये हमेशा इज एम आर के साथ आती है। प्रेजेंट की बात मैं कर रही हूँ, प्रेजेंट में इज एम आर के बाद आपको सपोज्ड टू का यूज करने हैं, और यहाँ पर टू है इसीलिए यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो यू आर नॉट। अब यहाँ पर नॉट क्यों यूज किए? क्योंकि इस्तेमाल नहीं करने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज योर फोन हेयर। यू आर नॉट सपोज टू यूज योर फोन हेयर मतलब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप यहाँ फोन का इस्तेमाल ना करें। या फिर आप ये भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि आपको यहाँ फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप शुड से भी ये सेंटेंस बना सकते हो, यू शुड नॉट यूज योर फोन हेयर, है ना। तो आप शुड का भी यूज कर सकते हो, सपोज्ड टू का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहां जाए, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए। दोनों है, दोनों में आप एक एडवाइस दे रहे कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहां जाए, मतलब आपने एक अपना सुझाव दिया, उसके सामने एक सजेशन दिया, अब उसकी मर्जी अब वो जाए या ना जाए। ठीक है,
तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहां जाए, तो हम बोलेंगे यू आर। आपसे यानी कि यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर। और यहाँ पे नहीं का जिक्र नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। आप वहां जाए यानी कि यू आर सपोज्ड टू गो देयर। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहां जाए, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट हमारा मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उससे मिलूं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उससे मिलूं, ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, मुझसे उम्मीद की जाती है। अभी हम बोल रहे आपसे उम्मीद की जाती है, तो यू आर का यूज कर रहे थे। यहाँ पर मुझसे उम्मीद की जाती है, तो हम कैसे बोलेंगे, फटाफट इसका जवाब देने हैं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उससे मिलूं। आप लोगों को मेरे साथ जवाब देते हुए चलना, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और शेयर बहुत ही कम आप लोगों ने किया, तो शेयर भी करते हुए चलिएगा, ठीक है। मुझसे उम्मीद की जाती है यानी कि आई एम, है ना। यहाँ पर बॉय की बात करें कि उससे उम्मीद की जाती है, ही इज, या गर्ल की बात करें तो शी इज। हमसे उम्मीद की जाती है, वी आर। उनसे उम्मीद की जाती है, दे आर, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। मुझसे उम्मीद की जाती है, आई एम सपोज्ड टू, आई एम सपोज्ड टू। मैं उससे मिलूं, मिलने की बात हो रही है यानी कि मीट उससे। मान लो किसी बॉय की बात, ये गर्ल की बात करें तो हर का यूज कर देंगे, बॉय की बात करेंगे तो हिम का यूज कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई एम सपोज टू मीट हिम, या आई एम सपोज टू मीट हर। मतलब मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उससे मिलूं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे उससे मिलना चाहिए, ठीक है। इस तरह से भी आप बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उससे उम्मीद की जाती है कि वह समय पर आए। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। आप इसका चाहिए में भी सेंस निकाल सकते हैं कि उसे वहां पे समय पर जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा 4th नंबर स्ट्रक्चर है, ऑन द काउंट ऑफ। ऑन द काउंट ऑफ बिल्कुल नया स्ट्रक्चर से, आज से पहले आप लोगों को मैंने ये कवर नहीं करवाया है। ऑन द काउंट ऑफ का मतलब होता है गिनने पर। जैसे कि अब हम जब कोई गेम खेलते थे, हम ऐसे बोलते हैं ना, 3 गिनने पर तुम कूद जाना, या 10 गिनने पे तुम दौड़ना शुरू करना, या 5 गिनने पे तुम लिखना शुरू करना। मतलब इतना काउंट मैं करूंगी, तुम ये काम करना शुरू करना। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार गेम खेला है ना। अब ये जो गिनने पर जो हम यूज करते हैं ना, उसके लिए हम बोलेंगे ऑन द काउंट ऑफ, ठीक है। देखिए सेंटेंस क्या है, 3 गिनने पर कूद जाना। जैसे कि मान लो कोई गेम खेल रहे हैं जहां पर काउंट करेंगे 3, तो आपको जंप करना है, ठीक है। तो अब आप उसे हिंदी में क्या बोलो, 3 गिनने पर कूद जाना। तो इससे आप इंग्लिश में बोलोगे जंप ऑन, कूद जाना, जंप ऑन द काउंट ऑफ 3। जंप ऑन द काउंट ऑफ 3 मतलब 3 गिनने पर कूद जाना। तो ऑन द काउंट ऑफ का यूज करोगे, और जितना गिनने की बात होगी ऑफ के बाद आप यूज कर दोगे, और फर्स्ट में आपको V1 से स्टार्ट करने हैं, ओके, ठीक है। जैसे कि देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या, हम खुद से फ्रेम करते हैं। 5 गिनने पर, यहाँ पर होगा, ठीक है। 5 गिनने पर ताली बजाना, 5 गिनने पर ताली बजाना। तो यहाँ पर ताली बजाना यानी कि क्लैप योर हैंड्स। हम आगे वाले सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हैं कि 5 गिनने पर ताली बजाना, तो हम क्या बोलेंगे, क्लैप योर हैंड्स। क्लैप योर हैंड्स यानी कि ताली बजाना। कितना गिनने पर, 5 गिनने पर, यानी कि ऑन द काउंट ऑफ, ऑन द काउंट ऑफ 5, 5 गिनने पर ताली बजाना। तो हम बोलेंगे क्लैप योर हैंड्स ऑन द काउंट ऑफ 5, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब आपको कोई गेम खेलना होगा और ऐसा आप बोलोगे कि 5 गिनने पर खेलना शुरू करो, या 10 गिनने पर दौड़ना शुरू करो, तो आप इंग्लिश में फ्रेज का यूज कीजिएगा ऑन द काउंट ऑफ, ओके। 10 गिनने पर दौड़ना शुरू करो, 10 गिनने पर दौड़ना शुरू करो, कैसे बोलेंगे, फटाफट आपको इसके जवाब देने हैं। सभी का जवाब आना चाहिए। तो दौड़ना शुरू करो, सबसे पहले ये याद रखिए 10 गिनने पर ऑन द काउंट ऑफ 10, इतना हम बना लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग करना है V1 से। तो दौड़ना शुरू करो, शुरू मीन्स स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा 4th फॉर्म में आती है। तो हम क्या बोलेंगे, शुरू करना यानी कि स्टार्ट, और दौड़ना मीन्स रन, रन का 4th फॉर्म यूज करेंगे रनिंग। स्टार्ट
रनिंग मतलब दौड़ना शुरू करो 10 गिनने पर, यानी कि ऑन द काउंट ऑफ, ऑन द काउंट ऑफ 10, 10 गिनने पर दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग ऑन द काउंट ऑफ 10। ठीक है, नेक्स्ट है 3 गिनने पर लिखना शुरू करो। फटाफट आप लोगों को इसका आंसर अभी अगर आप दे सकते हो तो दे दो, वरना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर आपको देने हैं, बहुत ही आसान है, बस याद रखना है कि कोई गेम खेलते हो आप और ऐसा बोलते हो कि इतना गिनने पर ये काम करना शुरू करना, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। पहले V1 स्टार्ट करना, V1 आपसे छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इंग्लिश बोलना पहले यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली यहाँ पर इंग्लिश बोलना मीन्स स्पीक इंग्लिश, है ना। तो स्पीक यहाँ पर एज अ जिरंड फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज कवर करवाया है कि स्टार्टिंग में अगर V4 का आप यूज करो तो उसे जिरंड कहते हैं। जब वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वो जिरंड कहलाता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर इसे दूसरे तरीके से भी बताया था मैंने, टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करना, यानी कि हम बोल सकते हैं इसे टू स्टार्ट स्पीकिंग, टू स्टार्ट इंग्लिश, टू स्टार्ट, एक मिनट, टू स्टार्ट में बोल रही, टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश, या तो आप स्पीकिंग इंग्लिश का यूज करो या टू स्पीक इंग्लिश का यूज करो, दोनों ही करेक्ट होते हैं। एक मिनट, आगे क्या होगा, फटाफट आप लोगों को इसके जवाब देने हैं। तो या तो आप स्पीकिंग इंग्लिश का यूज कर सकते हैं, यहाँ जो आपने स्पीकिंग का यूज किया ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, एज अ जिरंड फॉर्म के रूप में आपने यूज किया है, और नीचे जो मैंने बताया है टू स्पीक इंग्लिश, ये टू इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, तो दोनों में से कोई तरीका भी आप अपना सकते हो। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट बिग डील, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है, गोइंग देयर नॉट अ बिग डील। ठीक है, गोइंग देयर इज नॉट अ बिग डील, या फिर इंग्लिश सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम बोलेंगे इम्प्रूविंग, या टू इम्प्रूव इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील। ओके, तो यहाँ पे आप टू इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हो या वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में भी आप यूज कर सकते हो जिरंड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा टू इन्फिनेटिव का सेंटेंस नहीं है या फिर जिरंड का सेंटेंस नहीं है, ये अलग सेंटेंस है। यदि आप उत्तर नहीं जानते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप याद रखिएगा ये जो बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील, ये आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, लास्ट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में कैसे यूज करेंगे, हम ऐसे बोल सकते हैं, इट्स मतलब इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, इट्स अ नॉट अ बिग डील, अ का यूज नहीं भी कर सकते, इट्स नॉट अ बिग डील, यहाँ पे अ का यूज नहीं करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले हम लोगों ने इसी का यूज कर दिया। यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, एक मिनट, डील एल है। ठीक है, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, इफ यू डोंट नो द आंसर, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो यह कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू डोंट नो द आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप इसका यूज कीजिए, कैसे बोलेंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद यदि तुम छोटी गलती करते हो, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, करना, मेक अ स्मॉल मिस्टेक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। यदि तुम छोटी गलती करते हो, यदि मतलब यदि बोलो या अगर बोलो, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में चले जाते हैं तो इफ का यूज किया जाता है। ठीक है, इफ यू मेक अ स्मॉल मिस्टेक, छोटी गलती करना, मेक अ स्मॉल मिस्टेक। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया, यदि तुम छोटी गलती करते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू मेक अ स्मॉल मिस्टेक।
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ मिनट रुकना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, कुछ मिनट रुकना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देने, चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट में देने हैं। ओके, चैट सेक्शन क्लोज होगा तो कमेंट सेक्शन ऑन होगा, उसमें आप लोगों को आंसर देना ताकि मैं उसमें आसानी से पढ़ पाऊंगी। यहाँ तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है, जो जो सेंटेंसेस मैं बना रही हूँ ना वो आपको बनाने ही है। साथ में ये वाले जो सेंटेंसेस मैं होमवर्क के लिए दी हूँ इसे आपको बाद में फ्रेम करने हैं, ठीक है, जब कमेंट सेक्शन होगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में सारे मैसेज का अच्छे से रीड कर पाती हूँ। आप लोगों को जो 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 आंसर होता है उसे है whoever you are, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरती, तुम चाहे जो भी हो कृपया मेरी बात सुनो। तो तुम चाहे जो भी हो इसके लिए हम बोलेंगे, whoever you are, ठीक है। जैसे तुम चाहे जो भी हो कृपया मेरी बात सुनो, तो हम कैसे बोलेंगे तुम चाहे जो भी हो, इसके लिए सबसे पहले आपको यूज करने whoever you are मतलब तुम चाहे जो भी हो, कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम चाहे जो भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम चाहे जो भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो याद रखिएगा whoever you are जैसे आपने स्टार्टिंग में यूज किया है ना, इसे आप लास्ट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले आप मैं तुम्हारी मदद करूंगी इसका आप इंग्लिश आप बना लोगे, उसके बाद whoever you are का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ये हमारे फ्यूचर का सेंटेंस है। I'll help you, I'll मतलब I will का कॉन्ट्रैक्शन I'll, तो हम कॉन्ट्रैक्शन में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर बिगनर्स हो तो I will आप यूज करना, धीरे धीरे I'll में जाना, ओके, कॉन्ट्रैक्ट करके। तो हम क्या बोलेंगे I will help you, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, I will help you। तुम चाहे जो भी हो यानी कि whoever you are, तुम चाहे जो भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, I will help you whoever you are, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम चाहे जो भी हो बिना परमिशन के अंदर नहीं आना, तुम चाहे जो भी हो बिना परमिशन के अंदर मत आना। तो आप तुम चाहे जो भी हो इसका स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो whoever you are यानी कि तुम चाहे जो भी हो बिना परमिशन अंदर नहीं आना, तो हम बोलेंगे don't enter without permission, तुम चाहे जो भी हो बिना परमिशन के अंदर नहीं आना, तो हम बोलेंगे whoever you are don't enter without permission, ओके। तो जब भी आपको बोलना हो तुम चाहे जो भी हो तो आप स्ट्रक्चर का यूज करना whoever you are। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए है तुम चाहे जो भी हो तुम नियम नहीं तोड़ सकते हो, कैन का यूज करना, ठीक है, सकते हो। तो ये सेंटेंस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देने हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है। ये हमारा 6 नंबर स्ट्रक्चर था, अब है हमारा 7 नंबर स्ट्रक्चर्स, ओके। जैसे कि है हमारा ऑल यू केयर अबाउट इज यानी कि तुम्हें तो बस डैश पड़ी है। अब ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हो, तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, तुम्हें तो बस तुम्हारी फैमिली की पड़ी है, तुम्हें तो बस तुम्हारी काम की पड़ी है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑल यू केयर अबाउट इज, ओके। बिल्कुल नया स्ट्रक्चर है, आज से पहले मैंने ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कवर नहीं करवाया था, ठीक है। तो ऑल यू केयर अबाउट इज तुम्हें तो बस डैश पड़ी है। जैसे कि फर्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे तो बस मेरी फैमिली की पड़ी है, तुम लोग जाओ बाहर में, मुझे तो बस मेरी फैमिली की पड़ी है ना। तो हम ये सेंटेंस को बोल सकते हैं ऑल आई केयर अबाउट इज। देखिए यहाँ पर तुम्हें था तो यू का यूज किए, यहाँ मुझे है तो आई का यूज करेंगे, बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, गर्ल की बात करेंगे शी का यूज करेंगे। सब्जेक्ट जैसे ऑल का आपने यूज कर दिया, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, केयर अबाउट इज आपने स्ट्रक्चर्स का यूज कर दिया, उसके बाद जिस चीज की जिसको पड़ी है उसका यूज यहाँ पे आपको कर देने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है। ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो अब आप इसे इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे, तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे ऑल यू केयर अबाउट इज मनी।
तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, ऑल यू केयर अबाउट इज मनी। ओके, नेक्स्ट है तुम्हें तो बस तुम्हारे फोन की पड़ी है। ये सेंटेंस आपको फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देने हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा स्ट्रक्चर्स नंबर 7 था। तो हम लोगों ने 7 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। मैंने तो कुछ नए नए स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आई थी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही कम आप लोगों ने लाइक किया है, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा है स्ट्रक्चर नंबर 8। ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया है, तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर नो रीजन, इसका मतलब क्या होता है, फालतू में ही। फालतू में ही तुम मुझसे बहस कर रहे हो, फालतू में ही तुम वहां जा रहे हो, फालतू में ही वो मुझे कॉल कर रहा है। तो फालतू में ही यानी कि फॉर नो रीजन। जैसे फालतू में ही वो मुझे कॉल कर रहा है, इसे हम बोलेंगे ही इज कॉलिंग मी फॉर नो रीजन। ही इज कॉलिंग मी फॉर नो रीजन, फालतू में ही वो मुझे कॉल कर रहा है। नेक्स्ट है फालतू में ही हमने उससे बात की। फालतू में ही हमने उससे बात की, तो फालतू में सबसे पहले हमने उससे बात की, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। हमने मीन्स वी, बात करना मीन्स टॉक, और उसका सेकेंड फॉर्म टॉक्ड का यूज करेंगे। वी टॉक्ड टू हिम, वी टॉक्ड टू हिम मतलब हमने उससे बात की फालतू में ही, यानी कि फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन, फालतू में ही हमने उससे बात की, तो हम बोलेंगे वी टॉक टू हिम फॉर नो रीजन। ओके, नेक्स्ट है फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो। फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, तो तुम यहाँ आ रहे हो, इसे हम क्या बोलेंगे, आप मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलना, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि 4 सेंटेंसेस मैंने लेकर आया, 2 सेंटेंस आपके सामने फ्रेम करके बता रही हूँ, आप मुझे बताओगे सही है या गलत है। मैं यहाँ पर नहीं, मैं आप लोगों को सिखाने आई हूँ। ये सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं आप लोगों को बस वो सेंटेंसेस को फ्रेम करना बता रही हूँ। अब आपका काम है उस सेंटेंसेस को फ्रेम करना, मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना। ओके, तो ये जो आप लोग सिर्फ देखते हो, देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को मेहनत करना होगा, आप लोगों को टाइप करना होगा, आंसर देना होगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों को कितना स्ट्रक्चर समझ में आया है। ठीक है, उसके हिसाब से आप आगे स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करना। अगर जो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, यानी कि वो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, और जो नहीं आया उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो देखिए, फालतू में तुम यहाँ आ रहे हो, तो तुम यहाँ आ रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू आर कमिंग हेयर, यू आर कमिंग हेयर, तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हेयर, फालतू में ही यानी कि फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन, फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हेयर फॉर नो रीजन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फालतू में ही मैंने उसकी मदद कर दी, बेवजह मैंने उसकी मदद कर दी, ऐसे भी बोल सकते हो, या फालतू में मैंने उसकी मदद कर दी, मैंने मदद तो की, उसने धन्यवाद भी नहीं किया, तो फालतू में ही मैंने उसकी मदद कर दी। तो ये सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, उसका आंसर कमेंट में देने हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर स्ट्रक्चर है हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होगा, बेहतर होगा कि तुम वहां चले जाओ, बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर चुप रहना, बेहतर होगा कि तुम अंग्रेजी सीख जाओ। तो बेहतर होगा मीन्स हैड बेटर, जैसे यू हैड बेटर बोल सकते हो, ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जैसे आपके लिए जल्दी उठना बेहतर होगा, आपके लिए जल्दी उठना बेहतर होगा, यू हैड बेटर गेट अप अर्ली, यू हैड बेटर गेट अप अर्ली। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, वेक अप, बहुत सारे स्टूडेंट वेकअप का यूज करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट गेटअप का यूज करते हैं। क्या आपको इसका फर्क पता है, वेकअप या गेटअप का यूज कब किया जाता है? मैं आपको इसका फर्क बताती हूँ। देखिए, वेकअप का यूज हम वहां करेंगे जहां पे आपकी आंखें तो खुल जाती है, मतलब आप जग तो जाते हो बट बेड पे ही पड़े रहते हो। जैसे मान लो आप उठते हो, हमेशा आप उठते हो 7 बजे, ठीक है, आपकी आंखें को, आपका नींद खुल गया 6 बजे, आप जाग गए 6 बजे, लेकिन आप बेड से नहीं उतरे हो, आप अभी बेड पे ही पड़े हुए हो, बस आपकी आंखें खुल गई है, आप जग चुके हो बट बेड से नहीं उतरे हो, तो वहां पे आप यूज करोगे वेकअप।
और गेट अप का यूज वहां करेंगे जहां पे आपकी आंखें खुल गई और आप तुरंत बेड से उठकर अपने दूसरे काम में लग गए, तो वहां यूज करेंगे गेट अप। ठीक है, अब वेकअप कभी भी हो सकता है, आपकी आधी रात में भी नींद खुल सकती है, आप जग सकते हो, तो वहां भी वेकअप का यूज कर देंगे, लेकिन गेटअप का यूज वहीं करेंगे जहां पे हम उठ के अपने दूसरे काम में उठ कर बेड छोड़ देते हैं और अपने दूसरे काम में लग जाते हैं, तो वहां पे हम गेटअप का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फर्क है, इसके हिसाब से ही आप वेकअप और गेटअप का यूज करोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आपके लिए उसे ना करना बेहतर होगा। आपके लिए उसे ना करना बेहतर होगा, तो आपके लिए यानी कि यू हैड बेटर। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो। ठीक है, हम बोलेंगे यू हैड बेटर, आपके लिए बेहतर होगा, यू हैड बेटर नॉट डू दैट, नॉट डू दैट। आपके लिए उसे ना करना बेहतर होगा, यू हैड बेटर नॉट डू दैट। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है, आपके लिए उसे सच बता देना बेहतर होगा। आपके लिए उसे सच बता देना बेहतर होगा, तो आपके लिए बेहतर होगा यानी कि यू हैड बेटर। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो। ठीक है, आप भी सेंटेंसेस को बनाते हुए चलना। कुछ स्टूडेंट तो अच्छे जवाब दे रहे हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट को भी जवाब देना होगा, फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलिए। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे यू हैड बेटर, मतलब बेहतर होगा, यू हैड बेटर, उसे सच बता देना, यानी कि टेल हिम द ट्रूथ, द ट्रूथ। आपके लिए उसे सच बता देना बेहतर होगा, यू हैड बेटर टेल हिम द ट्रूथ। नेक्स्ट है, आपके लिए मेरे सुझाव के अनुसार करना बेहतर होगा। आपके लिए मेरे सुझाव के अनुसार करना बेहतर होगा, यानी कि जैसा मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप वैसा करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप ऐसा कहना चाहते हो। तो इसे इंग्लिश में आपको कैसे करनी है, कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगर नहीं भी देते कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस काफी हार्ड लग रहा है, आप नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं, इसकी पीडीएफ में अपलोड करूंगी, वहां पे आप लोगों को ये लिखा मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गलत सही जैसे भी हो, बस मैं फ्रेम करना चाहता हूं, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। अगर रॉन्ग होते हैं तो मैं उसे बता दूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा 10 नंबर स्ट्रक्चर है सम अदर टाइम। सम अदर टाइम का मतलब होता है फिर कभी। जैसे कि मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, मैं आपको इसका जवाब फिर कभी बताऊंगी, मैं ये थर्ड डे की क्लास फिर कभी लाऊंगी। नहीं, फिर कभी नहीं, हमारी ये जो डे हमारे 15 डेज का जो कोर्स चल रहा है ना, ये वीक में 3 डेज आप लोगों के लिए आएगी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, काफी लोगों की कमेंट आती है, ये वीक में 3 डेज आएगी। ट्यूसडे को आएगी क्लासेस, ठीक है, थर्सडे को आएगी और सैटरडे को आएगी। ये वीक में 3 डेज ये लाइव क्लासेस आएगी। बाकी डेज जो बच गए, मंडे बच गए, वेडनेसडे बच गए, फ्राइडे बच गए और संडे बच गए, ये दिन में आप लोगों को वीडियो सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें शॉर्ट में बहुत सारे टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो बाकी डेज जो बच जाती है, 3 डेज के अलावा जो डेज बच जाते हैं, वह आप लोगों को वीडियो सेक्शन में वीडियोस मिलेगी। बाकी ये 3 डेज आप लोगों को लाइव रात 8 बजे क्लासेस हमारी लाइव, आपको हमारे साथ जुड़ना है और ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए एडवांस अंग्रेजी बोलना सीखना है। ये 15 दिन ठान लीजिए कि आपको 15 दिन में ये सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करने हैं और 15 डेज के बाद ये सारे की जो पीडीएफ है एक साथ मैं आप लोगों को दूंगी, ताकि आप लोगों के पास ये बुक जैसा हो और आप लोग जब चाहें इसे पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सम अदर टाइम का मतलब होता है फिर कभी, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी। जैसे मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा, आई विल मीट यू। सबसे पहले आपको यूज करने, मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू फिर कभी, सम अदर टाइम, आई विल मीट यू सम अदर टाइम, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा। नेक्स्ट है मैं वहां फिर कभी जाऊंगा, तो मैं वहां जाऊंगा, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आप मेरे साथ ट्रांसलेट कीजिए, आई विल या आइल। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल कैसे लिखते हैं, एक मिनट, आई अपोस्ट्रोफी डबल एल, आई, आई विल या आई। ठीक है, I'll go there, I'll go there, मैं वहां जाऊंगा, I'll go there। फिर कभी यानी कि some other time, some other time,
मैं वहां फिर कभी जाऊंगा, आई गो देयर सम अदर टाइम। नेक्स्ट है मैं फिर कभी पढ़ाई करूंगा, मतलब आप मम्मी से बोल रहे हो मम्मी आज पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा, मैं फिर कभी पढ़ाई करूंगा। तो आप कैसे बोलोगे, मैं फिर कभी पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। आई का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बोला ना आई विल का कॉन्ट्रैक्ट करके आप आई का यूज कर सकते हो, या फिर आई विल भी बोल सकते हो, वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। फिर कभी, इसके लिए हम बोलेंगे सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। मैं फिर कभी पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी सम अदर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं आपको फिर कभी देख लूंगा। ये सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कर लिए हैं 10 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट। हालांकि मैंने 10 डेज के कोर्स में भी, जो मैंने फर्स्ट डे का कोर्स मैंने करवाया, फर्स्ट डे का जो मैंने क्लास करवाया था, वहां भी मैं आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करवाने वाली थी, बट कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं करवा पाई। लेकिन आज हमारी ये क्लासेस पूरी हुई। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को थर्ड डे की क्लास मिलेगी सैटरडे को। तो फटाफट आप लोगों को रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाना, फटाफट आ जाना है। ठीक है, 8 बजे से पूरा स्टार्ट हो जाएगी, आपको स्टार्टिंग से रहने हैं। ओके, ताकि आपको सारे स्ट्रक्चर्स आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलोगे ना, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगी कि आप भी अंग्रेजी बोल सकते हो। जब आप लिख सकते हो तो आप क्यों नहीं बोल सकते। अभी आप लिखो, फिर इसकी जब पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आप बोल बोल के प्रैक्टिस करना, देखना आप काफी अच्छे से अंग्रेजी बोल पाओगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी डे सेकेंड। इसी तरह से हम डे थर्ड में भी कवर करेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप आज की इस वीडियो को आप पसंद किए हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत कम शेयर आप लोगों ने किया है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं डेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।